हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि। एंड आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सारे स्टोन एज यानी कि पाषाण युग को डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टॉपिक था यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के ऊपर ऑलरेडी हम ये सारे टॉपिक्स कर चुके हैं। नेक्स्ट जो आज की वीडियो होने वाली होगी आपकी वैदिक पीरियड के ऊपर। तो आज की वीडियो सिर्फ एक ही इस वीडियो में पूरे वैदिक पीरियड को मैं कंप्लीटली आपको बताने वाली हूँ। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इवन आप CUET जो इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, वहाँ पर भी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। तो आप लोग कोई भी एंट्रेंस, कोई भी कॉम्पिटेटिव, UGC नेट, इवनली UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की इस सिर्फ एक ही वीडियो से वैदिक पीरियड के बारे में आज बहुत कुछ जानने वाले हो। इससे पहले कि जितनी भी वीडियोज़ हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन तक, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा। और फिर हम आज की क्लास में पूरे कंप्लीट वैदिक पीरियड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वैदिक काल में यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, ताकि आगे की जो भी हिस्ट्री की लेक्चर्स हों उसका अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। आप सभी के लिए ये मैं इतनी मेहनत करके ये सब कुछ तैयार करती हूँ, बहुत समय लगता है। तो बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करो, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि और भी मेरे यहाँ पे सब्सक्राइबर्स हों और सब मेरे से कनेक्ट हो, और मेरे थ्रू मैं बहुतों की यहाँ पे जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड उनके टॉपिक्स को क्लियर या उनको हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपने आज की वीडियो को, और हम इसको डिटेल में अच्छे से समझने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये इवनली अगर आप लोग इग्नू के स्टूडेंट्स भी हो या आपको कहीं भी सब्जेक्टिव टाइप में भी वैदिक पीरियड का टॉपिक लिखना है तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये सब्जेक्टिव हो या आपका एग्जाम चाहे ऑब्जेक्टिव, ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में आप सभी को पता है जो लास्ट टॉपिक था वो आपका था इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। तो यहाँ पर आप सभी जानते हो कि हड़प्पन कल्चर जो आप लोगों को डिक्लाइन या कि इसमें जो गिरावट आई थी वो कब आई थी, 1500 ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जो उनकी आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में धीरे धीरे हमें गिरावट नज़र आती है। ये सब कुछ हमने इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की सभ्यता में डिस्कस कर चुकी हूँ। उसके पास यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि आर्यंस आते हैं, ठीक है। आर्यंस कहाँ पर आते हैं स्टूडेंट? वो आते हैं आपके नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, यानी कि ये लोग आते हैं आपके उत्तर पश्चिम भारत में। यहाँ पर आर्यंस एंटर करते हैं, ठीक है। वो एरिया होगा आपका इंडो ईरानियन रीजन, यानी कि आप लोगों का देख सकते हो यहाँ पर आर्यंस ने, ऐसा कहा जाता है कि भारत ईरानियन क्षेत्र में इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में इन्होंने प्रवेश किया था। और आर्य का शब्द का मतलब क्या है? इसका मतलब है नोबल्स यानी कि महान, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा हड़प्पन कल्चर डिक्लाइन होने लगता है तो उसके बाद यहाँ पे आर्यंस आते हैं, वो भी आपके नॉर्थ वेस्ट यानी कि आपके उत्तर पश्चिम भारत में ये प्रवेश करते हैं। उसके बाद आर्य जो है उत्तर पश्चिम पहाड़ों के दर्रों के माध्यम से कई लहरों में भारत में चले गए, ठीक है। ऐसा लगता है कि उनका प्रारंभिक जीवन मुख्य रूप से दयांती रहा है। कृषि एक द्वैतिक व्यवसाय है। हम इसमें और भी चीज़ें देखो क्या देखने को मिला है। इसमें इन्होंने क्या है कि अब हम आर्यंस पढ़ेंगे। पूरे वैदिक पीरियड में यहाँ पे आर्यंस एंटर कर चुके हैं और धीरे धीरे ये अपना पूरा नॉर्थ एरिया में कब्जा भी करने वाले, वो आगे मैं आपको बताने वाली हूँ। आप सभी को यहाँ पे बस याद रखना, अभी तक हम जिनकी इकोनॉमी पढ़ते आ रहे हैं, बट आर्यन जब वैदिक पीरियड में जो उनका फर्स्ट या मेन ऑक्यूपेशन था वो था आपका पेस्ट्रोलिज्म यानी कि पशुपालन। वहीं अगर हम खेती यानी कि एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो वो था इनका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन,
यहाँ पर आप लोग अपने एग्जाम में गलतियाँ कर जाते हैं, इन बात का ध्यान रखना। पेस्टोरलिज्म यानी कि पशुपालन इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था, और देन उसके बाद एग्रीकल्चर इनका सेकंड ऑक्यूपेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आर्यंस के बारे में आप लोग ऋग्वेद में देखते हो, ये सब आपको पता है। ऋग्वेद से आर्य के बारे में हमें ये बातें पता चलती हैं। और अगर हम बात करते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो ये आर्य वर्ड आप देख रहे हो, आर्यन नेम ऑल्सो अपियर, आपको एक तो कसाइट इंस्क्रिप्शंस यानी कसाइट शिलालेख में देखने को मिलता है, जो कि सीरिया, इसका टाइम पीरियड क्या है 1600 BCE। और दूसरा जो आप लोगों को इंस्क्रिप्शन अभिलेख देखने को मिलेगा वो है आपका मितानी इंस्क्रिप्शन, जो कि 14th सेंचुरी सीरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये दो हमारे देखने को मिलते हैं एविडेंस, आपको प्रमाण मिलता है इराक से लगभग 1600 ईसा पूर्व के कसाइट शिलालेख से, और सीरिया में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मितानी शिलालेख में ये दिखाई देते हैं। कौन? आर्यंस। इनके बारे में हमें इन दो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। तो अगर आपके एग्जाम कोई सब्जेक्टिव वाला हो जिसमें आपका आर्यन टॉपिक हो, अगर कोई इग्नू वाला स्टूडेंट मेरी ये वीडियो देख रहा है, तो आप लोगों को अपने इंट्रोडक्शन में यही चीज़ लिखनी है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि अब यहाँ पर क्या होता है, ये लोग पूरे नॉर्थ वेस्ट हिस्से में, आपके पूरे उत्तर पश्चिम की घाटियों में और पंजाब मैदानी इलाकों में बस चुके थे। कौन? आपके आर्यंस। बाद में ये आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ मूव कर जाते हैं। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया कि ये लोग पेस्टोरलिज्म पशुपालन थे, ये लोग खानाबदोश न्यूमैडिक पीपल थे। इनका लाइफ अगर आप सब देखोगे तो ये लोग खानाबदोश जैसा इनका जीवन व्यतीत करते थे। ये लोग अब किस लिए? ताकि ये पेस्चर, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये लोग, इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो था आपका पशुपालन यानी कि पेस्टोरलिज्म। तो इनके पास जानवर भी हैं। ठीक है, तो जानवर की वजह से ये क्या करते हैं, एक नोमैडिक पीपल है। इनका जीवन व्यतीत देखोगे तो ये खानाबदोश लोग थे, ये एक जगह से दूसरी जगह ये लोग घूमते रहते थे। क्योंकि किस लिए? आपके पेस्चर्स के सर्च के लिए। ठीक है, चारा ढूंढते थे अपने जानवरों के लिए, इसीलिए ये लोग घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे। तो जहाँ पर अगर स्टार्टिंग देखोगे, पहले तो इन्होंने पूरा आपका नॉर्थ वेस्ट का पंजाब वाला जो हिस्सा है वहाँ पर इन्होंने अपना, वहाँ पे ये सेटल हो गए। लेकिन ये खानाबदोश लोग हैं, इसके बाद ये इंडो गैंगेटिक प्लेन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, वहीं हम आगे बात करेंगे तो आप सब देख सकते हो कि 6th सेंचुरी BC में यहाँ पर क्या होता है, इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया होता है। मतलब उन्होंने, जबकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम आएगा, ठीक है, तो इन्होंने पूरा का पूरा आपका उत्तर भारत को कब्जा कर लिया था। उस जगह को क्या नाम दिया गया? आर्यव्रत कहा गया था। ठीक है, फिर आप देखोगे हम लोग जो ये वैदिक पीरियड को पढ़ने वाले हैं, ये 2 टाइम पीरियड में पढ़ने वाले हैं। ये सब आप लोग सभी ये बात जानते होंगे कि यहाँ पर जो आपका टाइम पीरियड होता है वैदिक पीरियड का, वो होता है आपका 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक का आपका ये वैदिक पीरियड होता है, जिसमें से हम इसको 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पहले आपका होगा अर्ली वैदिक पीरियड, जिसको आप ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी जानते हो, यानी कि इसको ऋग्वैदिक काल के पीरियड नाम से भी जानते हो। तो स्टार्टिंग का जो 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय होता है वो आपका अर्ली या फिर ऋग्वैदिक काल कहलाता है। दूसरा जो हम लोग वैदिक पीरियड को पढ़ने वाले हैं वो आपका लेटर वैदिक पीरियड होगा, यानी कि उत्तर वैदिक काल होगा, जो कि आपका 1000 से लेकर के 600 BC यानी 600 ईसा पूर्व का समय होता है। तो हम इन पूरे वैदिक काल को इन 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि पहले सिचुएशन क्या थी और बाद में क्या सिचुएशन रहे, इनकी इकोनॉमिक, इनकी पॉलिटिकल, इनकी सोसाइटी, इनका रिलीजन। ठीक है, इनकी आर्थिक सिचुएशन कैसी थी, इनका सामाजिक सिचुएशन कैसी थी, और इन कौन सा धर्म अपनाते थे, ये सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाली इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ तक आप सभी बात समझ गई। आइए चलिए इसको मैं आपको मैप के थ्रू समझाती हूँ ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आए। मैप को मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से नजर आए। यहाँ पर आप इस मैप में देख सकते हो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि ये लोग आपके पंजाब वाले हिस्से में रहते थे। ठीक है, और फिर इन्होंने ये आपके पूरे नॉर्थ वाला जो एरिया यहाँ पे इसको कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और अगर मैं आपको मैप दिखाऊं तो आप लोग ये गंगा रिवर देख रहे हो, जिसे इंडो गैंगेटिक रीजन कहते हैं। यहाँ पर ये लोग नोमैडिक पीपल थे, खानाबदोश थे। तो पहले ये आपके पंजाब वाले हिस्से में रहते थे। ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा है। पहले इन्होंने यहाँ पे सेटल हुआ, लेकिन ये आगे बढ़ते गए और 6th सेंचुरी BC में इन्होंने पूरा कैप्चर
कर लिया। आइए चलिए मैं आपको एक और मैप दिखाती हूँ और धीरे धीरे वो करके ये माइग्रेशन इनका चलता रहा। देखो पहले ये लोग हिंदू कुश के पास थे, उसके बाद आपकी गंगा रिवर के पास आए हमारे, फिर आपकी ये धीरे धीरे यहाँ तक फैलते गए थे। लेकिन अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है। एक और मैप मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि आपको ये चीज़ें सारी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट ये वाला मैप आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहे आपके आर्यंस, ये रहा नॉर्थ वेस्ट वाला हिस्सा। 1500 ईसा पूर्व में सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, मैंने आपको बताया कि नॉर्थ वेस्ट वाले यानी जो आपका पंजाब वाला हिस्सा है यहाँ पर पे आके ये लोग बस चुके थे। उसके बाद ये लोग क्या थे, पेस्टोरलिज्म नोमैडिक थे, यानी कि आपके पशुपालन खानाबदोश लोग थे। तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, वो भी पेस्चर की खोज के लिए। तो ये तब आपके इंडो गैंगेटिक प्लेन, ये रहा आपके मैप में आप लोग देख सकते हो। ये लोग फिर इस यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और फिर 6th सेंचुरी आते आते इन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को, पूरे उत्तर भारत को कैप्चर कर लिया था, जिसको क्या कहा जाता है ये आप लोग देख सकते हो। ये पूरा जो हल्का येलो कलर का, इस जगह को आर्यव्रत कहा गया। जो कि ये सब कुछ जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको मैप में दिखा रही हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। इवनली अगर आप यूजीसी नेट या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैप के थ्रू आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा आपके आर्यंस यहाँ पर थे, उसके बाद ये नोमैडिक पीपल थे, खानाबदोशी लोग थे। फिर ये लोग इसके बाद आपके इस इंडो गैंगेटिक प्लेन के पास आ जाते हैं, पैस्चर यानी चारा की खोज में। और उसके बाद इन्होंने 6वीं शताब्दी यानी कि जब आपको महाजनपद आप लोग पढ़ोगे ना, आप सभी को पता है महाजनपद का समय होता है, जनपद काल को हम इसमें डिस्कस करते हैं, आपका आयरन एज। तो उस ये वो समय आते आते आपके आर्यंस ने पूरा उत्तर भारत को क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था, वहाँ पर उनके ऑक्यूपाई कर लिया था। ये सारा का सारा जितना आप येलो वाला एरिया देख रहे हो, ये सब के सब यहाँ पे आर्यंस बस चुके थे। ये सब कुछ नॉर्थ इंडिया उन्हीं के हाथों में आ चुका था। क्लियर हो गया? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज ये वाला इमेज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी ताकि ये मैप के थ्रू आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। जो भी कुछ मैंने आपको ऊपर बताया वो मैंने आपको मैप के थ्रू दिखा दिया ताकि आप सबको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जाए। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, कुछ थ्योरी, कुछ सिद्धांत दिए होते हैं और यहाँ पर ये बताया जाता है कि कौन से आर्यंस कहाँ रहे होंगे, उनका घर कहाँ होगा। इसके लिए बहुत सारी थ्योरीज या फिर बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं कि यहाँ पर किसने क्या क्या बातें कही। सबसे पहले आप सभी जानते हो कि आपका वैदिक पीरियड यानी कि आपके वैदिक काल का टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय होता है, ठीक है। इसमें वैदिक युग को इसके पुनर्निर्माण के रूप में वैदिक पाठ से प्राथमिक स्रोत में मनाया गया। यहाँ पर मैंने आपको बताया इंडो आर्यंस ये वो लोग थे जो कि आपके इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोलते थे, यानी कि इंडो यूरोपियन भाषा जो बोलते थे उन्हें इंडियन इंडो आर्यन बोला गया था, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे अब आपको कुछ डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट अलग अलग सिद्धांत देखने को मिलेंगे और ये बताया जाएगा कि आर्यन भारत में कैसे आए और भारत में आए तो वो भारत में कहाँ रहे, उसके लिए थ्योरी दी है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये थ्योरी किसने दी है और इन्होंने क्या बताया कि आर्यंस आए तो सही भारत में, लेकिन आए तो वो रहे कहाँ। अब हम इसको देखेंगे। तो ये रहा सबसे पहला थ्योरी आप लोग के सामने। मैंने स्लाइड में उतना ही अच्छे तरीके से बनाया है, चाहे इंग्लिश के स्टूडेंट हो, हिंदी के स्टूडेंट हो, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ना है। सबसे पहले देखो क्या होता है, आपके आर्यंस माइग्रेशन थ्योरी दी है, यानी कि आर्यन प्रवासन सिद्धांत दिया है। इसके अंदर बोला है कि इंडो आर्यन विभिन्न क्षेत्रों में आवास की एक श्रृंखला में चले गए। इन्होंने बोला कि आपके जो इंडियन आर्यंस थे वो माइग्रेटेड पीपल थे, ठीक है। वो एक जगह से दूसरी जगह और इसी चक्कर पे वो एक जगह चले गए या एक से दूसरी जगह चले गए थे, ऐसा कहा गया। यहाँ पर आपको जो एविडेंस मिलता है वो आपका एंटोनी संस्कृति यानी कि एंड्रोनोवो कल्चर है, जो कि आपका दक्षिण साइबेरिया से हिंदू कुश के उत्तर में और वहाँ से भारत में प्रवासन दिखाते हैं। अभी मैंने आप सभी को मैप दिखाया था, एक बार फिर मैं आप सभी को मैप की तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाती हूँ, जूम करके देखो, ये रहा हिंदू कुश। सबसे पहले जो ये थ्योरी दी है ये रहा, ये वाले हिस्से में बता रहे हैं कि सबसे पहले जो आर्यंस आए थे भारत में तो कहाँ रहे थे, आपके इस वाले हिस्से में। क्लियर हो गया? चलिए आगे समझते हैं कि आगे ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं।
यहाँ पर आप देखो इस थ्योरी में आपसे ये कहा कि हिंदू कुश वाले एरिया में ये आकर रहे। सबसे पहले ये यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं इस वाले एरिया में कि आर्यंस आके रहे थे। ठीक है, इसका एविडेंस हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर आपको हॉर्सेस यानी घोड़े के साक्ष्य मिलते हैं, अग्निदोष यानी कि फायर कल्ट्स, तिल के पहिए यानी स्पोक्ड व्हील्स और क्रिमेशन, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे देखने को मिलती है। इसी के थ्रू हमें पता चलता है कि यहाँ पर आर्यंस रहे होंगे। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर अभी तक ये चीज़ हमें नहीं पता चली है कि ये अब तक का सबसे स्वीकृत और प्रमुख सिद्धांत है। तो मोस्ट एक्सेप्टेड और डोमिनेंट थ्योरी जो है, अभी जो आगे की थ्योरी सिद्धांत को भी पढ़ने वाला है उसमें से सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो डोमिनेंट थ्योरी मानी गई है वो आपकी आर्यंस माइग्रेटेड थ्योरी मानी गई है कि वो एक जगह नहीं टिकते थे, वन प्लेस टू अनदर घूमते रहते थे। और सबसे पहले आपको ये हिंदू कुश के वाले एरिया में देखने को मिलते हैं और इसका प्रमाण यानी कि एविडेंस भी आप सभी को देखने को मिलता है। वहाँ पे उनके हॉर्सेस, फायर कर्ल्स, स्पोक्ड व्हील्स और क्रिमेशन, ये सारी चीज़ों के थ्रू हमें ये चीज़ें पता चलती है। क्योंकि आप सभी जानते हो हम उन्हीं बातों पे बिलीव करते जो भी इतिहास में हुई है, जिन चीज़ का हमें प्रमाण यानी कि एविडेंस मिलता है या फिर सोर्सेज या फिर स्रोत मिलते हैं। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे अपनी नेक्स्ट थ्योरी की। नेक्स्ट थ्योरी आपकी सेंट्रल एशियन थ्योरी। इस थ्योरी में हमें देखने को मिलेगा, इस थ्योरी में आपको बताया कि आर्य कहाँ पर रहते, वो मध्य एशिया और यूरेशियन स्टेपी से में चले गए। इस थ्योरी में बताया गया कि जो आयरन जो है, क्योंकि आर्यंस जो है ये माइग्रेटेड पीपल थे, तो इन लोगों अब ये कहाँ पे माइग्रेट होकर चले गए, सेंट्रल एशिया से यूरोपियन स्टेपी पे ये लोग चले गए, ऐसा इस थ्योरी में बताया गया है। और आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सेंट्रल एशियन थ्योरी, ये मध्य एशियाई सिद्धांत किसने दिया है, तो ये मैक्स मूलर ने दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैक्स मूलर द्वारा ये थ्योरी सपोर्टेड है और उन्होंने ये थ्योरी दी है और उन्होंने ही बताया कि जो आर्यंस थे वो माइग्रेट करते करते आपके सेंट्रल एशिया यूरेशियन स्टेपी पे चले जाते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलता है कि अवेस्ता यानी कि ईरानी पार्ट के साथ वैदिक शब्दों और अवधारणाओं के बीच समानता और वाई क्रोमोसोम का होलोनियन अध्ययन जो किया गया था, वो बुक आप देख सकते हो, रिसेंट स्टडी आपके जेनोमिक फॉर्मेशन ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशिया, इसको रीड किया गया था। इसके थ्रू आपको इस थ्योरी देखने को मिलती है। तो ये था आपका सेंट्रल एशियन थ्योरी जो कि आपके मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला, सेंट्रल एशिया और यूरोशियन स्टेपी पे इन लोगों ने माइग्रेट किया था, आपके आर्यंस ने। आगे बात करेंगे नेक्स्ट थ्योरी की। नेक्स्ट थ्योरी आप सभी की यूरोपियन थ्योरी, यूरोपियों का सिद्धांत। इसमें बोला जो आर्यन जब भारत आए थे आपके जो इंडिया, तो उससे पहले इन लोगों को बोला कि यूरोप उनकी होमलैंड है आपके आर्यंस की, यानी यूरोप जो है आर्यों की क्या है, मातृभूमि है। बेस्ड ऑन कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ ग्रीक, लैटिन, जर्मन एंड संस्कृत, इन्होंने बोला कि यहाँ पे ग्रीक, लैटिन, जर्मन और संस्कृत, ये सारे की सारी चीज़ें, इन सब पर इन्होंने अध्ययन किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आपका चाहे संस्कृत वर्ड दे रखा है पितृ और मातृ, तो पितृ और जो मातृ वर्ड है यही वर्ड आपका संस्कृत में देखें, और यही अगर हम लैटिन में देखोगे तो ये आपका पेटर और मीटर यानी पतर और मटर, ये वर्ड एक दूसरे के समान है, इक्वल है। बेशक ये भाषाई चेंज हो चुकी है। जो आपके संस्कृत वर्ड में पितृ और मित्र बोला जाता है, पितृ जो आपके पापा के लिए होता है, मातृ जो आपकी मम्मी के साइड की तरफ होता है, तो ये चीज़ संस्कृत में बोली जाती है। लेकिन लैटिन में देखोगे तो आपका पैटर और मैटर, ये दो वर्ड इसके लिए यूज होता है। तो ये दोनों एक ही समान है, क्योंकि देखो वर्ड आपका बेशक लैंग्वेज का यहाँ पे डिफरेंस आएगा, लेकिन इसका अर्थ तो समान ही होगा ना, वो तो नहीं चेंज होगा। आप चाहे इस वर्ड को पंजाबी में ले लो या किसी और में देख लो, सबका मतलब एक होता है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है। अगर हम बात करेंगे आपका यूरोपियन थ्योरी का सिद्धांत जो है, ये विलियम यानी कि सर विलियम जोन्स के द्वारा दिया गया था। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। यूरोपियन थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए ये किसके द्वारा प्रपोज या प्रस्तावित या समर्थित किया गया था, सपोर्ट किया गया था, तो ये सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे अपने नेक्स्ट थ्योरी की तरफ, जो कि हमारी है इंडियन थ्योरी यानी कि भारतीय सिद्धांत। भारतीय सिद्धांत में यहाँ पे क्या बोला गया, आर्यंस उपमहाद्वीप के मूल निवासी थे। उनका कहना था कि आर्यंस क्या है, इंडिजिनस थे सबके सब कॉन्टिनेंट्स के। हमें ऋग्वेद से कुछ प्राप्त हुए आपके क्या, यज्ञ अनुष्ठान, भौगोलिक आंकड़े वैदिक कार्यों के भारतीय मूल की ओर इशारा करते हैं।
इन्होंने हमारी इंडियन थ्योरी भारतीय सिद्धांत में बताया गया है कि आर्यंस के सैक्रिफिशियल रिचुअल्स और आपके जोग्राफिकल डाटा देखते हुए हमें ऋग्वेद में ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि यहाँ पर आपके आर्यंस नजर आते हैं। राखीगढ़ी से मिले महिला के कंकाल का डीएनए विश्लेषण आर्य प्रवासन सिद्धांत का खंडन करता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे आपका डीएनए एनालाइज होता है, आपके यहाँ पर एक वुमेन का स्केलेटन मिलता है, वुमेन का एक महिला का कंकाल आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपकी हड़प्पा की साइट यानी कि एक आपकी इंदस वैली की साइट राखीगढ़ी में मिलता है, जो कि आपके इस आर्यन माइग्रेशन थ्योरी को क्या करता है, रिफ्यूट यानी कि उसको खंडन करता है। अगर हम बात करते हैं आपकी इंडियन थ्योरी ये किसके द्वारा सपोर्ट की गई थी, तो याद रखना संपूर्ण नंदन और आपका एसी दत्त और आपका गंगानाथ झा और भी कुछ अदर्स हैं। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपका भारतीय सिद्धांत या इंडियन थ्योरी किसके द्वारा सपोर्ट की गई है, तो आपको याद रखना है संपूर्ण नंदन, एसी दत्त और आपका गंगानाथ झा, ये हिस्टोरियंस है जिनके द्वारा इन सिद्धांत को सपोर्ट किया गया था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव और माना जाना गया है वो आपका स्टार्टिंग का जो थ्योरी मैंने आप सभी को बताया था, बहुत सारी थ्योरी दी गई थी लेकिन आर्यन माइग्रेशन थ्योरी सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड और डोमिनेशन थ्योरी थी। इस एक पॉइंट को याद रखना। तो ये सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई। यूरोपियन थ्योरी हमने देख ली, इंडियन थ्योरी देख ली। नेक्स्ट सिद्धांत आप सभी के सामने ये रहा और यहाँ पर था आपका आर्कटिक रीजन थ्योरी यानी आर्कटिक क्षेत्र का सिद्धांत। यहाँ पर इन लोगों ने कहा कि उत्तरी आर्कटिक आर्यों की मातृभूमि है। इन्होंने कहा कि जब आर्यंस आए थे तो वो यहाँ पर रहे थे और उन्होंने बोला कि वेद में हमें 6 महीने लंबे दिन और लंबी रात की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है कि ये कौन सी थ्योरी में यहाँ पर बताया गया है वेद में, तो आपका आर्कटिक रीजन थ्योरी है और इस थ्योरी को सपोर्ट किया गया था आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी वैदिक थ्योरी यहाँ पर कौन से सिद्धांत को सपोर्ट किया था, तो वो था आपका आर्कटिक रीजन थ्योरी यानी कि आर्कटिक क्षेत्र का सिद्धांत। क्लियर हो गया, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका तिब्बत थ्योरी, ये लास्ट थ्योरी होगी, लास्ट सिद्धांत है। तो तिब्बत थ्योरी लास्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि तिब्बत ही आपके आर्यंस का ओरिजिनल होम है और इस बात को, इस सिद्धांत को जो सपोर्ट किया था वो क्या था, आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो सिद्धांत को एक्सेप्ट किया था, उसको सपोर्ट किया था, वो था आपका तिब्बत थ्योरी। उनका कहना था जब आर्यंस आए थे तो उनका घर कहाँ था, वो कहाँ पे रहते थे, तिब्बत में। ऐसा आपके स्वामी दयानंद सरस्वती मानते हैं। क्लियर हो गया, तो ये सारी थ्योरी आपको पता होना चाहिए कौन सी थ्योरी या कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप ये मैप भी देख सकते हो, तो मैप पूरा आपको शो कर रहा है, यहाँ पे आराम से आप पूरा डिटेल में देख सकते हो। हिंदू कुश देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मैप में ये पूरा बता रहा है कि भारत जब यहाँ पर आर्यंस जब आपके भारत में आए तो माइग्रेट कहाँ कहाँ करे। तो देखो ये यूरोपियन स्टेपी पे रहे, फिर यहाँ से आपके ये आपके हिंदू कुश वाले एरिया में आपके साउथ सिबरिया में आए। ठीक है, फिर आपका ये पूरा ईरानियन एग्रीकल्चर यहाँ पे स्प्रेड हुआ। तो ये पूरा हिस्सा आप लोग देख सकते हो, पूरा ना नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया। तो यहाँ पर आर्यंस रहते थे, इन्होंने यहाँ पर ये बस चुके थे और पूरा आपके 6th सेंचुरी BC आते आते आपका पूरा जो उत्तर भारत है यानी नॉर्थ वाला हिस्सा इन्होंने कैप्चर कर लिया था। मतलब ये पूरा यहाँ पे इन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया था। ये मैप के थ्रू भी आप सारी चीज़ें समझ सकते हो। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वैदिक लिटरेचर की। तो वो तो हमने पूरा डिटेल में जान लिया और सारी थ्योरी देख ली। नेक्स्ट जो हमें वैदिक पीरियड का ध्यान रखना है वो है आपका वैदिक लिटरेचर। तो वैदिक लिटरेचर में आप सभी को पता है जो ये वर्ड है वेद, इसका मतलब होता है विद। ठीक है, ये रूट वर्ड विद से आया जिसका मतलब है टू नो, मतलब का जानना। ठीक है, अदर वर्ड की अगर हम बात करें तो वेद का मतलब क्या सिग्निफाई किया है कि ये ज्ञान या दृष्टि से दर्शाता है। मतलब ये विजडम, नॉलेज और विजन, ये वेद जो है एक में वर्ड बोल रहा है टू नो यानी कि जानना, इसका अर्थ बताया जा रहा है। वहीं जो वेद का मतलब है वो विजडम, नॉलेज और विजन को सिग्निफाई करता है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो ऋग्वेदिक काल में आप यहाँ पे देखोगे, क्योंकि हमारा अर्ली और लेटर यानी आपका आरंभिक और आपका उत्तर वैदिक काल में आप वैदिक काल को पढ़ोगे। यहाँ पर आपके 4 वेद के बारे में
ठीक है। और आपके ऋग्वेद के बारे में ये दो चीजें यहाँ पे कंपोज की गई थी आपके अर्ली वैदिक पीरियड के समय पर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, दोबारा से सुनिए। आपके जो 4 वेद हैं और आपके जो ऋग्वेद की जो रचना हुई थी वो आपके प्रारंभिक वैदिक काल में हुई थी। ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूँ जो बाकी के 3 वेद हैं वो आपके उत्तर वैदिक काल में हुई थी। ठीक है। जिसमें आपके उपनिषद आते हैं, आपके अण्यक आते हैं और आपके महाभारत और रामायण यानी कि जो एपिक्स हैं वो आते हैं। तो ये तीनों जो आपके वेद हैं वो आपके उत्तर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में आते हैं। और आपके जो 4 वेद हैं यानी कि आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये आपके अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि प्रारंभिक वैदिक काल में ये दर्शाता है। और ऋग्वेद भी आपको इसी पीरियड में देखने को मिलेगा। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी चीज़ कब कंपोज हुई थी, कौन से पीरियड में, तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब आगे चल के हम इसको एक एक करके डिटेल में समझने वाले हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्या होता है और उपनिषद, अण्यक और एपिक यानी कि रामायण और महाभारत को क्या कहते हैं। क्लियर हो गया? चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताने वाली हूँ 4 वेद के बारे में। आप सभी ने इसके बारे में पढ़ा होगा। इस स्लाइड पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम, नेक्स्ट स्लाइड पे हिंदी में, मैं हिंदी में समझा दे रही हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट कहते हैं कि मैम आप हिंदी में बताया करो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपको सारी चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी, ऐसी कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है। तो चलिए 4 वेद के बारे में बात कर लेते हैं। हमने अभी ये देखा कि 4 वेद जो है आपके अर्ली वैदिक पीरियड के समय पर ये कंपोज हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग समझ गए। तो अर्ली वैदिक पीरियड के समय पर आप लोग देखते हो यानी आरंभिक वैदिक काल के समय पर हमें ये 4 वेद देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका ऋग्वेद देखने को मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद आपका सबसे पुराना ऋग्वेद होता है, सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है। इसमें टोटल 10 मंडल होते हैं यानी कि 10 किताबें होती हैं, जिसके अंदर आपके 1028 भजन शामिल हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, जितने हाईलाइट करें ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपका ऋग्वेद है, आप सभी ने इसको पढ़ा, सबसे पुराना है और इसमें 10 मंडल हैं, 10 किताबें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें आपके 1028 भजन शामिल है। इसमें अग्नि, इंद्र और मित्र, वरुण और अन्य देवताओं की स्तुति में भजन गाए गए हैं। तो यहाँ पे देवता भी आप लोग देख सकते हो, आपके अग्नि, इंद्र और वरुण। ठीक है। ये आपको ऋग्वेद में ये वाले गॉड देखने को मिलेंगे। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके ऋग्वेद में कौन से गॉड देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए। इनकी स्तुति करी गई है, इनकी पूजा करी गई थी। आगे हम बात करेंगे, इसमें प्रसिद्ध पुरुष सूक्त शामिल है। ठीक है। इसमें आपका जो पुरुष सूक्त है ये भी शामिल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो बताता है कि 4 वर्ण हैं। हमें पुरुष सूक्त जो चीज़ें हैं आप सभी को पता है, आपके 4 वर्णा सिस्टम है, 4 वर्ण सिस्टम है, जो कि इसमें पुरुष सूक्त है, उसके द्वारा आपको पता चलता है। सबसे ऊपर आप सभी को पता है ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य और शूद्र होते हैं। तो हमारा अब आप देखोगे यहाँ पे आपका समाज जो है वो बट जाता है। ठीक है। वो डिवाइड कर दिया जाता है, 4 हिस्सों में बांटा जाता है। सबसे ऊपर आप देखोगे तो आपके कौन है, ब्राह्मण हैं, फिर आपके क्षत्रिय हैं, फिर आपके कौन आते हैं, वैश्य, लास्ट में आपके शूद्र आते हैं। ये बात आप सभी जानते हो। इन्हीं को यहाँ पे डिनोट क्या किया गया है, जो ब्राह्मण को बताया गया है वो मुंह बताया गया है, हाथ आपके बताए गए हैं किसको, क्षत्रिय को, जांग यानी कि थाइस जो बताए गए वो आपके वैश्य, पैर यानी कि आपके शूद्र। अगर हम बात करते हैं ब्राह्मण, आप सभी को पता है, जिसमें आपके पृष्ठ आते हैं, तो वो सारे आपको पता है मुंह से जो भी ये लोग मंत्र पढ़ते हैं, संस्कृत जानते थे, तो इसलिए इनको मुंह का दर्जा दिया गया था, इस पोजीशन पे रखा है। हाथ की बात करें, क्षत्रिय यानी कि जो आपके किंग होते हैं, नोबल्स होते हैं, जो क्योंकि ये लोग लड़ाइयाँ करते हैं ना, वॉर करते हैं, युद्ध, इसीलिए इनको डिनोट किया गया आपके हाथों से। थाई और ये पैर आप लोग देख सकते हो। स्लेव आप सभी जानते हो कि स्लेव्स का काम क्या होता है, फार्मर्स पीजेंट का काम क्या होता है, आपका लेबर्स के काम करना, फार्मिंग करना। इसलिए इन सबको, इन सारी चीज़ों से इन लोगों का कहना है कि ये जो आपके 4 वर्णा सिस्टम है ये इन चारों से पैदा हुए थे। ठीक है। और किसको किस पोजीशन में रखा गया ये आपको पता होना चाहिए। इसी आपको ऋग्वैदिक काल में आपको क्या देखने को मिलेगा, गायत्री मंत्र। ठीक है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है, ये बात आपको याद रखनी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। आगे बात करेंगे सामवेद की। ऋग्वेद तो हम लोग समझ गए, आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। सामवेद की बात करें तो ये आपके धुनों का संग्रह करता है। इसके अंदर आपके श्लोक्स आपको देखने को मिलेंगे और गाना
गायन के उद्देश्य से ये सारी चीज़ें सामवेद में आती हैं। ठीक है, तो याद रखना सामवेद में आपके भारतीय संगीत के इतिहास का पता लगाने में महत्वपूर्ण है, यानी कि इतिहास के समय पर कौन सा संगीत इम्पॉर्टेंट है या गाया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको सामवेद से पता चलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यजुर्वेद की। यजुर्वेद में अगर हम बात करेंगे, इसमें सिर्फ केवल यहाँ पे भजन ही शामिल नहीं है, इसमें आपके अनुष्ठान भी है और उनके पाठ के साथ भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके यज्ञ के समय पालन किए जाने वाले नियमों के विभिन्न विवरण इस वेद में मिलेगा। अगर हम बात करें तो यजुर्वेद में आपको सारे रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका यजुर्वेद है वो दो मुख्य ग्रंथ में आपको देखने को मिलेगा। एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद, बहुत इम्पॉर्टेंट है। शुक्ल यजुर्वेद या तो वाद सैन्य है जिसमें मध्यान्ह और कंडव देखने को मिलेगा। दूसरा यजुर्वेद याद रखना शुक्ल और कृष्ण होते हैं। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, कक्ष, मैत्रायणी और कपिलस्थल, ये सारी चीज़ें आपके कृष्ण यजुर्वेद में आते हैं। अगर आप यूजीसी नेट और यूपीएससी की तैयारी करें तो आपको ये और डिटेल में इसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि यूजीसी नेट या यूपीएससी वाला कोई भी इंस्पिरेंट, आप लोग मेरी वीडियोस देख रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इन टॉपिकों को और डिटेल में पढ़ाऊँ, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। अदरवाइज आप और भी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम या कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम या फिर आपका कोई भी सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, उसके लिए इतना सफिशिएंट है, इसलिए मैंने इसको यहीं तक ही रखा है। ठीक है, अथर्ववेद की बात करते हैं, ये आपका लास्ट होता है। इसमें आपकी सारी बुराइयों और बीमारियों को दूर करने के लिए इसमें मंत्र शामिल हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मंत्र मिलेंगे, जो भी मेडिसिन्स और आपके जो भी होते हैं ना, वो काले कोई भी बुराइयां हो, वो सारी चीज़ें इसमें मंत्र आपको देखने को मिलेगा। इस वेद की सामग्री गैर आरोग्य की मान्यता प्रथाओं पर भी प्रकाश डालती है। एक बार मैं इंग्लिश वाले स्टूडेंट को भी दिखा देती हूँ। इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज को नोट डाउन जरूर करना। यहाँ पर आपको देखो, ऋग्वेद में 4 वेद होते हैं, मैंने आपको बताया, इसमें 10 मंडल है या 10 बुक्स होती हैं, जिसमें 1028 हिम है। ठीक है, इस हिम में आपके अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण और अदर गॉड्स आपकी यहाँ पे प्रेस किए गए थे ऋग्वेद के अंदर। पुरुषसूक्त यहाँ पे फेमस है, इसके अंदर आपको 4 वर्ण, इसने पुरुषसूक्त के अंदर आपके 4 वर्णा सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि आपके माउथ, आर्म, थाया, फीट से यहाँ पे ये इनका जन्म होता है, बॉर्न होता है। गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद के अंदर आता है। सामवेद मैंने आपको बताया, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ मेलोडीज है। ठीक है, यहाँ पर आपके जो भी ये सारा स्टैंजा है आपके ऋग्वेद से ही लिया गया है यहाँ पर भी, और इसमें पर्पस क्या है, सिंगिंग का। तो गाने का याद रखना, एस और एस कंफ्यूजन होती तो एस और एस याद रखना। और आपका ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्डेस्ट वेद है। ठीक है, आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो यजुर्वेद सिर्फ हिम के लिए नहीं, बट आपके रिचुअल्स के लिए, आपके रेसिटेशन के लिए ही काम आते हैं। इसके अंदर आपको क्या क्या सेक्रीफाइस करने के रूल्स रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। यजुर्वेद आपको 2 तरीके में देखने को मिलेगा, एक आपका शुक्ल यजुर्वेद और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अथर्ववेद में आपको मैंने बता दिया, इसके अंदर आपके सारे रिचुअल्स के डिटेल्स हैं, आपको सारे चार्म्स, सारे स्पेल्स, इसके अंदर जो भी इविल और डिजीजेज हैं उनके लिए मंत्र यहाँ पे बताए गए हैं। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये है आपके टोटल 4 वेद, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आशा करते हो आपको ये सारी चीज़ें 4 वेद समझ में आ गया। तो ये तो आपके अर्ली वैदिक पीरियड में आया था, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया। अब बात करते हैं लेटर वैदिक पीरियड की। लेटर वैदिक पीरियड की मैंने अभी आप सभी को बताया कि लेटर वैदिक पीरियड में आपके ब्राह्मण्स, उपनिषद, आर्यंस और आपके एपिक, जिसमें महाभारत और रामायण आते हैं। ठीक है, ये आपके उत्तर वैदिक काल के समय का है। ब्राह्मण्स में अगर आपको बताऊं, ब्राह्मण्स में एक्सप्लेन क्या किया गया आपके वेद के बारे में। एक सेकंड, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो, इसी को मैं हिंदी में समझा देती हूँ ताकि हिंदी वाले स्टूडेंट को ईजी रहे, बाकी आपको चीज़ें समझ में ज़रूर आएंगी। यहाँ पर देखो, जो वेदों के अलावा यहाँ पे जो ब्राह्मण, उपनिषद, अर्ण्यक और ये महाकाव्य, याद रखना ये सब के सब आपके उत्तर वैदिक पीरियड में यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है,
ब्राह्मण वेद की बात करते हैं, इसमें सूक्तों की व्याख्या की गई है। वे वेद की परिशिष्ट के रूप में कार्य करते हैं। इसमें यहाँ पे गद्य लिखे गए थे और वह अपने रहस्यमय अर्थों के साथ साथ बलिदानों और अनुष्ठानों का विस्तार का वर्णन है। तो उस समय पे जो भी बलिदान या अनुष्ठान किया जाता था वो सारी चीज़ें आपको इस वेद में देखने को मिलेगी। हर एक वेद में बहुत सारे कई ब्राह्मण्स भी इन्वॉल्वमेंट है। ऋग्वेद से जुड़े 2 ब्राह्मण यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। ठीक है, ये ऋग्वेद से 2 ब्राह्मण यहाँ पर इन्वॉल्व है, उनका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिका ब्राह्मण। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो है आपका अर्ण्यक। तो अर्ण्यक में देखने को मिलता है आपको ये वन ग्रंथ है, ये आपके फॉरेस्ट से रिलेटेड है। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपको रहस्यवाद, संस्कार हो, कर्म कांड और बलिदानों से संबंधित है। तो ये वन है, आपको किस तरीके से रहना है, क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या बलिदान देना है, कैसे संस्कार होने चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अर्ण्यक में देखने को मिलती है। वह रहस्यवाद और प्रतीकवाद से निपटते हैं, उपनिवेश के प्राकृतिक संरचना का निर्माण करते हैं, वो आपको आपके कर्मों के तरीके से बताते हैं। ठीक है, जो ब्राह्मण की एकमात्र चिंता थी और ज्ञान मार्ग यानी कि ज्ञान का मार्ग जिसे उपनिषदों ने वकालत की थी। तो याद रखना है कि अर्ण्यकों में आपका ये एक वन ग्रंथ है। ठीक है, उपनिषद दार्शनिक की बात करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये वो ग्रंथ है जिसमें आत्मा, निरपेक्ष, दुनिया की उत्पत्ति और प्रकृति के रहस्य जैसे विषय इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो जो आपका उपनिषद है इसमें आपके जो भी आत्मा के बारे में, आत्मा से रिलेटेड, निरपेक्ष, दुनिया में कैसे आए और प्रकृति का रहस्य, ये सारी चीज़ें आपके उपनिषद में बताई गई हैं। ठीक है, उपनिषद की भाषा यहाँ पे देखोगे संस्कृत थी, ना कि वैदिक संस्कृत। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। उपनिषद में जो भाषा यूज करी गई थी स्टूडेंट वो संस्कृत थी। ठीक है, याद रखना, वैदिक संस्कृत नहीं है। एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन दिए सकते हैं, तो मत होना आपको लगेगा वैदिक काल पढ़ रहे हैं, संस्कृत में तो था ही, तो ये आप कहीं लगा के आ जाओ। तो ये हाईलाइट है, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसमें कहा गया कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है जो आत्म संयम में से संभव है। आप सभी को पता है कि उपनिषद में क्या बोला गया है कि मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है, क्लियरली ये बात आपकी उपनिषद में बताई गई है कि मोक्ष प्राप्त करना, आपको हर एक चीज़ फाइनली जैसे लाइक कहते हैं ना कि हम आत्म संयम से संभव है। लाइक आपको हर एक चीज़ छोड़नी पड़ेगी, मेडिटेशन करना है, जैसे ज्ञान की प्राप्ति होती है ना, और फिर हम हर एक चीज़ों को छोड़ देते हैं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम हो, हमें किसी चीज़ का लालच ना, हम मोक्ष प्राप्त कर लें, हर एक चीज़ से फ्री हो जाए। क्लियर हो गया। लास्ट अगर हम बात करेंगे तो आपका काव्य है, आपको रामायण और महाभारत, जो कि आपके वाल्मीकि और वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, ये बात आप सभी को पता है। तो ये 2 महाकाव्य हैं, 2 एपिक्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग भी जल्दी से एक बार एक नज़र यहाँ पे देख सकते हो। तो मैंने आप सभी को बता दिया, ब्राह्मण, अर्ण्यक, उपनिषद और आपका रामायण और महाभारत, जो कि वाल्मीकि और वेदव्यास द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अर्ण्यक मैंने आपको बताया फॉरेस्ट बुक है जो डील करता है आपका मिथिज्म, राइट्स, रिचुअल और सैक्रिफाइस। यही आपके ऑप्शन में एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो इसलिए जो भी चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है, हाईलाइट की है, इसको नोट डाउन कर लो, पूछा जाएगा। ब्राह्मण्स मैंने आप बताया ये आपका वेद के हिम है, इसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन हुई है। और आपका 2 ब्राह्मण जो कि अटैच थे ऋग्वेद से, वो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण और आपका कौशिकी ब्राह्मण, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर हो गया। उपनिषद में जो आपकी लैंग्वेज मैंने बताई वो थी आपकी क्लासिकल संस्कृत, ना कि वैदिक संस्कृत की, आपको चीज़ें याद रखनी है। और उपनिषद में आपको जो ये देखने को मिलता है, इसमें टॉपिक सोल, एब्सोल्यूट ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड या मिस्ट्री ऑफ नेचर, ये सारी चीज़ें आपकी उपनिषद में बताई गई थी। तो कौन से ये एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि ब्राह्मण में क्या चीज़ बताई गई। तो जो भी मैंने आपका ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है ना, आप लोगों को ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये बाकी के 3 थे जो कि आपके लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल के वेद हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड मैंने अभी आप सभी को बताया था 1000 to 600 BC, यानी कि 6000 से 600 ईसा पूर्व का समय था। तो ये था पूरा आपका वैदिक लिटरेचर यानी वैदिक साहित्य के बारे में। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए रखा है, बहुत मेहनत लगी है नोट्स बनाने में, और ताकि मुझे कि ईजी मैं आपको बनाऊँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए।
जिन्होंने ये टॉपिक पढ़ रखा है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी रिवीजन हो गई होगी। अदरवाइज जिनके लिए नया है तो वो इस पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। इस एक ही वीडियो में आप पूरा वैदिक काल समझ में आने वाला है, सब कुछ जानने वाले हो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद भी बता देती हूँ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे पूछा जाता है। पहला जो आपका उपनिषद है वो आपका ऐतरेय उपनिषद है। इसके अंदर आपकी जो बात की है वो है क्रिएशन ऑफ सोल एंड कॉन्शियसनेस। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से उपनिषद में आत्मा यानी कि सोल और कॉन्शियसनेस के बारे में बताया गया है, यानी कि आत्मा और चेतना के निर्माण के बारे में कौन से उपनिषद में बताया गया है, तो वो आपका ऐतरेय उपनिषद है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका उपनिषद है वो है आपका छांदोग्य उपनिषद। ये आपका डील करता है आपके रिदम और चैंटिक ऑफ मंत्र, यानी मंत्रों की लय और जप से रिलेटेड जो उपनिषद है वो है आपका छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट उपनिषद की बात करें तो वो आपका है कथा उपनिषद। तो इसके अंदर क्या बताया गया, आपकी स्टोरी बताई गई है। नचिकेता और यम की कहानी इस उपनिषद में बताया गया है और इसमें बातचीत जो कन्वर्सेशन इन्वॉल्व है, डिस्कशन ऑफ मैन यानी बातचीत मनुष्य की आत्मा के बारे में, ज्ञान मोक्ष इन पर चर्चा की गई है। यानी डिस्कशन इस कथा उपनिषद में जो क्या बातें हुई है, क्या कन्वर्सेशन आपको देखने को मिलेगा वो है मैन के ऊपर, आत्मा यानी सोल, नॉलेज और मोक्ष यानी लिबरेशन। ये सब कैसे मिलेगी, सारी चीज़ें इस उपनिषद में डिस्क्राइब की गई हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका बृहदत्त उपनिषद। तो बृहदत्त उपनिषद, ये स्टूडेंट हिंदी वाले में जो आगे जा लगा है ये हटा देना, ये ठीक है, ये कुछ गलती से यहाँ पे लिखा है, वरना ये कथा उपनिषद है, ये बृहदारण्य उपनिषद है और ये मुंडक उपनिषद है। ठीक है, जा वाला जो चीज़ है हिंदी वाले स्टूडेंट इसको करेक्ट कर लेना। बृहदत्त उपनिषद की बात करें, इसके अंदर आपके ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ आत्मन, पैसेज ऑन मेटाफिजिक्स एंड एथिक्स, मतलब कि इसमें आत्मा के स्थानांतरण के बारे में बताया गया है, मार्ग के बारे में और नैतिकता के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको इस बृहदारण्य उपनिषद में बताया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे। जो लास्ट उपनिषद आपको याद रखना है वो आपका मुंडक उपनिषद। इसके अंदर आपका जो मंत्र है सत्यमेव जयते, ये मंत्र शामिल है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा सत्यमेव जयते का जो मंत्र है ये आपके कौन से उपनिषद में आता है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा मुंडक उपनिषद। ठीक है, जो कि आपके किससे लिया गया, आपके नेशनल एल्बम ऑफ इंडिया, जो कि आपके राष्ट्रीय प्रतीक में उधार किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे उपनिषद याद रख लेना। आप चाहे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट, यूपीएससी, कहीं भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उपनिषद थे जो एग्जाम में पूछे ही जाते। ठीक है, ऐसे बहुत से उपनिषद हैं लेकिन आपको ये सारे तो जरूर याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये जो टॉपिक्स यहाँ पर ये किस उपनिषद में टॉपिक्स में आपको देखने को मिलता है। तो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट पूरा वैदिक लिटरेचर। तो अभी तक हम लोगों ने आप लोगों का वैदिक लिटरेचर डिस्कस कर लिया है। ठीक है, इस अभी तक, ठीक है, और हमने सारी थ्योरीज देख ली हैं और हमने ये देख लिया कि आर्यंस कब आए, कहाँ आए और क्यों आए, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दिए कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए, क्योंकि अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो अर्ली और लेटर यानी कि आरंभिक वैदिक काल और उत्तक वैदिक काल में आपके वैदिक काल की सिचुएशन कैसी थी, उनकी सोशल कंडीशन देखने वाले हैं, दोनों में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन देखने वाले हैं, दोनों में रिलीजन क्या क्या फॉलो की गई थी वो देखने वाले हैं। ठीक है, उनका पॉलिटिकल सिचुएशन भी देखने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। अब हम इन चारों पे डिस्कस करने वाले। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन एक ही वीडियो में वैदिक काल आपका खत्म हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया। अदरवाइज आपको यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउटों को क्लियर करने वाली हूँ। क्लियर हो गया? तो ये तो हमने पढ़ लिए यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया स्टूडेंट, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी प्रेजेंटेशन या फिर मैं जो भी टॉपिक्स लेकर आती हूँ आपके लिए हेल्पफुल है तो। और अदरवाइज इसके बाद अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आगे उस पर वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अर्ली और वैदिक पीरियड की सिचुएशंस देखते हैं, दोनों में क्या क्या बदलाव आता है उस पर बात करते हैं। नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे आपकी वैदिक सिविलाइजेशन के अर्ली वैदिक की। ठीक है, सबसे पहले अर्ली और लेटर वैदिक, ये दो पीरियड है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपके अर्ली वैदिक पीरियड में कैसे हालात थे।
ठीक है। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक पीरियड पे बात करेंगे। आपका सबसे पहले अर्ली वैदिक पीरियड है, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड को हम ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, जिसका समय आपको पता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का समय है। इस समय आप देखोगे आपके आर्यंस आए थे, ठीक है। आपके आर्यंस आए थे और वो कहाँ रहते, सिप्त सिंधु में, यानी कि सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि के रूप में हम इसको जानते हैं। अगर हम बात करेंगे वो 7 रिवर कौन कौन से आपके एग्जाम में आएगा, आपको याद रखना है। सिंधु यानी कि इंदस रिवर, विपास यानी 20 रिवर, बितासा यानी झेलम रिवर, परुशनी यानी रवि रिवर, अस्किनी यानी चेनाब रिवर, सूत्रद्री यानी कि सतलुज रिवर और लास्ट है आपका सरस्वती। तो ये 7 नदियां हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या बताया गया, जो आपके आर्यंस हैं वो सप्त सिंधु वाले के रूप में जाने वाली भूमि में रहते थे, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया सबसे पहले ये जो आए वो आपके नॉर्थ वेस्ट वाले हिस्से में बस चुके थे। तो ये वो नदियों के नाम आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बात करते कि इनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक संरचना अर्ली वैदिक पीरियड आरंभिक काल में कैसा था। आरंभिक काल में देखोगे तो मोनारिकल फॉर्म थी गवर्नमेंट की, और राजा को यहाँ पे राजन के नाम से जाना गया, ठीक है। आपको यहाँ पर जो गवर्नमेंट देखने को मिलेगी स्टूडेंट वो मोनारिकल थी, यानी कि राजशाही थी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पैट्रियार्कल फैमिली यानी पितृ सत्रात्मक परिवार था। यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में जन की सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। जन आप सभी को पता है ग्रुप होता है, सबसे बड़ा जो यूनिट माना गया ऋग्वैदिक में वो आपका जन था। पैट्रियार्कल फैमिली के बारे में आप सभी को पता है, जिस फैमिली में जो हेड होता है वो हेड होता है आपके फादर, उसको पैट्रियार्कल फैमिली कहते हैं, ठीक है। आशा करती हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी। जिनको नहीं पता वो डाउट मैं क्लियर कर रही हूँ कि आपका पितृसत्तात्मक का मतलब है जो घर का हेड, तब आपके हमारे फादर्स होते हैं। अगर ये मैट्रियार्कल बोले तो आपकी मदर होती है। अभी तक मैं आप सभी को बता दूं हर जगह तो आपको यही फैमिली देखने को मिलेगी, लेकिन अगर मैट्रियार्कल की बात करूं, आपकी मातृसत्तात्मक की बात करूं, तो ये पीरियड, ये फैमिली आपको सिर्फ एक ही जगह देखने को मिलेगी, वो है आपका सातवाहन पीरियड। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि किस में हमें मैट्रियार्कल यानी कि आपके मातृसत्तात्मक परिवार देखने को मिलता है। इसमें सातवाहन ही एक ऐसे है जहाँ पर ये अपने नाम से पहले अपने मदर का नाम यूज़ करते थे, अदरवाइज हर जगह तो फादर का ही नाम यूज़ किया जाता है, फादर ही हेड होता था। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर आप देखोगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में यहाँ पे राजा को राजन के नाम से जाना जाता था। पैट्रियार्कल फैमिली की यानी कि पितृसत्तात्मक परिवार आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सोशल ग्रुप था, सामाजिक का ग्रुप था। सबसे पहले स्टूडेंट आपको याद रखना है कुल या एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। पहले कुल है यानी कि आपकी फैमिली, फिर ग्राम में डिवाइड है, फिर विश्व में, देन फिर जन में। तो ये सीक्वेंस है, एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में या बनते वो मैं आपको साथ ही साथ बताती रहूँगी। सबसे पहले जो ग्रुप होगा वो आपका कुल होगा, उसके बाद ग्राम होता है, ठीक है। ग्राम होता है छोटा यानी विलेज के नाम से जानते हो, विश्व होता है, फिर जन होता है, ठीक है। ये इकाई होती है। तो याद रखना ये छोटे से शुरू होगा फिर ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। ऋग्वैदिक में जन याद रखना ये सबसे लार्जेस्ट सोशल यूनिट होता है। यहाँ पे ग्रुप होगा आपके, बड़ा एक ग्राम बनेगा। नेक्स्ट अभी बात करें, यहाँ पे आपको ट्रैवल की असेंबली देखने को मिलेगी, जिसको आप सभा और समिति के नाम से जानते हो। क्लियर हो गया। सभा और समिति, यहाँ पे 2 तरीके की सभा होती थी। यहाँ पे आप सभी को पता है असेंबलीज में क्या होते हैं, सारे सॉल्यूशन देखे जाते हैं, किसको क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। सभा और समिति यहाँ पे अर्ली वैदिक पीरियड में होती थी, ठीक है। अगर हम बात करें आदिवासी राज्यों की, अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें यहाँ पे ट्राइबल किंगडम कौन कौन से थे, तो आप लोग देख सकते हो वो थे आपके भरत, मत्स्य, यदु और पुरु, ठीक है। ये सारे आपके ट्राइबल किंगडम्स हैं और सभा समिति होती थी ये यहाँ पर आपके अर्ली वैदिक पीरियड में, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड यानी कि आपके आरंभिक वैदिक काल में पूछा जाएगा कि सभा और समिति असेंबली कहाँ पर देखी, तो अर्ली वैदिक पीरियड में सभा समिति असेंबलीज होती थी। आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सोशल स्ट्रक्चर की। सामाजिक संरचना अर्ली वैदिक काल में कैसी रही थी। यहाँ पर वुमेन बहुत अच्छी सिचुएशन थी, आप सभी के माइंड में होता होगा, बहुत कन्फ्यूजन रहते, याद रखना। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन को रेस्पेक्टेबल पोजीशन मिली थी। उन्हें सभा और समिति जो असेंबली हुई थी उन्हें पार्टिसिपेट यहाँ पे वो कर सकती थी, वो उन्हें अलाउ था कि वो इस असेंबली में जाकर के सभा में जाकर बैठ सकती थी।
क्योंकि आप सभी जानते हो कि पहले के समय पर आपके जो वुमेन्स होती हैं और जो शूद्र होते हैं, आपके जो 4 वर्ना में जो शूद्र होते हैं, इन लोगों को असेंबलीज में बैठना, टेम्पल्स में बैठना अलाउ नहीं होता था, ठीक है, इन्हें परमिशन नहीं दी जाती थी। लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में अगर हम बात करें, वुमेन की कंडीशन अच्छी खासी थी, वो इस असेंबलीज में पार्ट कर सकती थी। और अगर हम बात करें आपकी वुमेन पोएट, यहाँ पे कुछ वुमेन पोएट भी आपको देखने को मिलेंगी, जिनका नाम है अपाला, लोपामुद्रा, विश्ववर और घोष, ये सारी की सब देखने को मिलेंगी। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखना, आपके वैदिक काल में जो कैटल्स हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और कैटल स्पेशली यानी कि काऊ, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, ये बात आप सभी जानते हो। दूसरा अगर हम बात करें तो मोनोगैमी यहाँ पर होता था, यानी कि, लेकिन मोनोगैमी मतलब आप एक ही शादी कर सकते हो, एक ही बार शादी कर सकते हो, अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसा दर्शाया गया है। लेकिन पॉलीगेमी भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जो भी रॉयल लोग थे, जो बड़े घर के थे, वो लोग एक से ज़्यादा शादियाँ करते थे, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज मत हो ना, मोनोगेमी पॉलीगेमी आपको देखने को मिलेगा। पॉलीगैमी सिर्फ जो भी आपके रॉयलिटी और नोबल फैमिली के जो लोग होते थे उन्हें अलाउ था, वो लोग करते थे एक से ज़्यादा शादियाँ, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी चाइल्ड मैरिज देखने को नहीं मिले, क्योंकि आपको ये बात यहाँ पे देख कर समझ आई रही कि वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, तो कोई भी यहाँ पर बाल विवाह नहीं होगा। यहाँ पे वुमेन की कंडीशन अच्छी थी, आप लोग देख सकते हो। इस अर्ली वैदिक पीरियड में री मैरिज अलाउड था, पुनर्विवाह अलाउड था, ठीक है, चाइल्ड मैरिज नहीं थी। अगर नेक्स्ट में आपको बात करूँ तो सती प्रथा भी आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। ये बात आप लोग समझ लो कि वुमेन की कंडीशन यहाँ अच्छी है। कोई भी अगर यहाँ पे विडो होगी, विधवा होगी कोई भी औरत, तो उसको वो दोबारा शादी कर सकती है। ये अर्ली वैदिक पीरियड के समय की बात कर रही हूँ। लेटर वैदिक पीरियड में इसका सब उल्टा होगा, अपोजिट होगा, अभी हम उसको भी देखेंगे। बट इसमें कंफ्यूज मत होना, सबको लगता है कि लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन की कंडीशन अच्छी होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन्स की कंडीशन अच्छी होती है, वहाँ पे रीमैरिज, पुनर्विवाह कर सकते हो, सती प्रथा नहीं होती है, विधवा होगे दोबारा शादी कर सकते हो, चाइल्ड मैरिज नहीं हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है। तो ये था आपका सोशल स्ट्रक्चर अर्ली वैदिक पीरियड का। नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की, यानी कि आपकी आर्थिक संरचना की। मैंने आप सभी को बताया कि एक आपका वैदिक पीरियड ही है जहाँ पर सबसे पहले जो मेन ऑक्यूपेशन माना गया वो आपका पशुपालन यानी कि चरवाहे माने गए, केटल रियरिंग पीपल माने गए हैं। एग्रीकल्चर यानी कि आपकी जो खेती है वो दूसरे नंबर पर आती है। एग्रीकल्चर भी ये लोग करते थे, लेकिन वो दूसरे नंबर पे आती है। ये एग्ज़ाम में गलती मत करना, क्योंकि आपको पता है इससे पहले हमने इंडस वैली तक भी पढ़े सारे टॉपिक्स, या आगे भी हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें सबका मेन ऑक्यूपेशन आपका एग्रीकल्चर ही होता है, ठीक है। लेकिन वैदिक पीरियड में जो मेन ऑक्यूपेशन है वो आपका पेस्टोरिज्म और कैटल रियरिंग है, क्योंकि ये खाना बदोशी लोग थे, माइग्रेटेड पीपल थे, ये हम देख चुके हैं। यहाँ पर आपको हॉर्स चैरियोट यानी कि घोड़े के रथ भी वैदिक काल में, अर्ली वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा। इन्होंने रिवर का यूज़ किया था ट्रांसपोर्ट के पर्पस से, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे ये ट्रांसपोर्ट भी होता था, तो ट्रांसपोर्ट ये लोग नदियों के द्वारा करते थे। यहाँ पर कॉटन और वुलन फैब्रिक भी यानी कि सूती और ऊनी कपड़ों को भी काता जाता था, ठीक है, इसका यूज़ किया जाता था, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो ट्रेड यानी कि जो व्यापार आपको देखने को मिलता है वो बार्टर सिस्टम के द्वारा होता है, लेकिन बाद में आपको यहाँ पे कॉइन देखने को मिलेगा जिसका नाम था आपका निष्क। ये यूज़ किया गया था, एग्जाम में पूछा जाएगा कि वैदिक काल में ट्रेड के लिए जो कॉइन यूज़ किया गया था उस कॉइन का, उस सिक्के का क्या नाम है, तो वह निक्स। और कौन से काल में, तो याद रखना आरंभिक वैदिक काल में, अर्ली वैदिक पीरियड में ये यूज़ किया गया था। क्लियर हो गया। ये सारे मैंने पॉइंट टू पॉइंट्स बनाए ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपनी तैयारियां बेस्ट हो। अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो, बैचलर यानी बीए कर रहे हो या एमए कर रहे हो, या कोई भी हिस्ट्री का आप लोगों का कोई कोर्स है, तो ये आप उस सब्जेक्टिव में लिख सकते हो। मैंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन रेडी की, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी आप लोग समझ गए। पहले यहाँ पे व्यापार किया जाता था वो बार्टर सिस्टम से, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली के। बाद में यहाँ पे सिक्का यानी कॉइन का यूज़ किया गया, जिसको कॉइन का नाम था निस्क। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं इनको धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं कि अर्ली वैदिक पीरियड यानी ऋग्वैदिक काल के लोग जो है किस धर्म में बिलीव करते थे। ये लोग स्टूडेंट नेचुरल फोर्सेज यानी कि आपके प्राकृतिक शक्तियों पे ज़्यादा मानते थे, यानी कि ये अर्थ, फायर, विंड, रेन, थंडर यानी कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, वर्षा और गरज, इनकी पूजा करते थे,
इनके कोई स्पेसिफिक कोई देवी देवता नहीं थे। स्टार्टिंग में जो इन लोगों ने अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों ने जो पूजा की थी वो नेचर की थी। ठीक है, यहाँ पर जो थंडर देख रहे हो वो इंद्र के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनके लिए देवी था, आई मीन देवता थे, इम्पॉर्टेंट एग्जाम में। बाद में आपकी पृथ्वी के लिए अर्थ, अग्नि के यानी फायर, वरुण यानी कि रेन, वायु यानी कि विंड, ये बाद के आपके इम्पॉर्टेंट देवता हैं। लेकिन आपको वैदिक काल में पूछे सबसे इम्पॉर्टेंट जो देवता है वो माने जाते हैं इंद्र यानी कि थंडर को, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बात करेंगे, हमें यहाँ पे कुछ फीमेल डाइटीज यानी महिला देवता देवी भी देखने को मिलेंगी जिनका नाम था उषा और अदिति। ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में यानी ऋग्वैदिक काल में आपको कोई भी टेम्पल या कोई भी आइडल वर्शिप, कोई भी मूर्ति पूजा करते हुए नजर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको भी बताया यहाँ पे ये लोग जो है नेचर की पूजा करते थे। नेचर फोर्सेस ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण देवता इंपॉर्टेंट डाइटी माना गए थे वो थे आपके इंद्र यानी कि थंडर। यहाँ पे कोई भी आइडल वर्शिप नहीं होती है और कोई भी टेम्पल्स आपको अर्ली वैदिक काल में देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट, ये था आपका पूरा अर्ली वैदिक पीरियड ऋग्वैदिक काल के बारे में, जिसमें हमने इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजन देख लिया। अब यही चीज़ हमें उत्तर वैदिक काल में यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में देखना है कि यहाँ पे आते आते, क्योंकि माइग्रेटेड पीपल थे, इनका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया 1000 से 600 BC ईसा पूर्व तक है। इनके समय पर क्या होता है, आपके आर्यंस जो है ये कहाँ पे जाते हैं, ईस्ट वर्ल्ड की तरफ मूव करते हैं और इन्होंने पूरा वेस्ट और ईस्टर्न यूपी यानी कोसाला और बिहार को ऑक्यूपाई कर लिया था। अब ये इसके कब्जे में। अब हम ये देखने वाले हैं कि उत्तर वैदिक काल में यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में इनकी क्या सिचुएशन होती है, यहाँ पर इनकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजन, ये सारी चीज़ों में क्या क्या बदलाव आप सभी को देखने को मिलेंगे। आइए चलिए बढ़ते, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो किंगडम यहाँ पे महाजनपद यानी कि छोटे राज्य को मिला करके महाजनपद राज्य अब यहाँ पे बना दिया गया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही होता है महाजनपद के बारे में, जिसमें आप 16 महाजनपद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर आपके इस समय बना दिए गए थे। लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल के समय पर राजा की शक्ति यहाँ पे बढ़ जाती है, पावरफुल हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। उसने अपनी स्थिति को बढ़ाने के लिए विभिन्न बलिदान दिए थे, सेक्रीफाइसेस किए थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि उन्होंने सेक्रीफाइस करने के लिए क्या क्या किया, तो उन्होंने राजसूया यानी कि अभिषेक समारोह कराया था, वाजपेयी यानी रथ दौड़ किया था, अश्वमेध यानी कि घोड़े की बलि दी थी। तो ये सारे सेक्रीफाइसेस लेटर वैदिक का समय पर राजा ने यहाँ पे सेक्रीफाइसेस बलिदान दिए थे। ठीक है, इसके द्वारा वो फिर पावरफुल बना था। सभा और समिति को इम्पोर्टेंस यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में उत्तर वैदिक काल में नहीं दी गई, इसका महत्व यहाँ पे इम्पोर्टेंस कम हो जाती है। यही हम अर्ली वैदिक में मैंने आपको बताया था सभा और समिति की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा थी, उस समय ये असेंबली सभा देखने को मिलती है। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते सभा और समिति की इंपॉर्टेंस आती है कम। आगे बात करेंगे सोशल स्ट्रक्चर की। सोशल स्ट्रक्चर में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप सभी को मैंने बताया वर्ना सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। मतलब अब यहाँ पे इनइक्वालिटीज आएंगी, यहाँ पर लोगों को कास्ट यानी कि कास्ट के बेस तो नहीं, क्लासेस के बेस पे इनको डिवाइड किया गया। ब्राह्मण्स यानी पृष्ठ को सबसे ऊपर रखा, शस्त्री यानी जो रूलर है, शासक है, उनको उसके बाद वैश्य जिसमें एग्रीकल्चर, ट्रेडर, आर्टिस्ट आते हैं, शूद्र यानी कि आप लोगों के स्लेव्स हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए। ठीक है, अब आपको लेटर वैदिक पीरियड अगर आपसे पूछा जाए कौन से काल में आपको वर्ण, ये 4 वर्ण जो आपकी क्लासेस डिवाइडेड हुई थी कौन से, यानी उत्तर वैदिक काल में आपको ये 4 विभाजन देखने को मिलता है। इससे आप समझ सकते हो इनइक्वालिटी, भेदभाव आएगा। और याद रखना यहाँ पे ये चीज़ पूछेगी, कास्ट के हिसाब से ये डिवीज़न नहीं हुआ था, आपके क्लास के हिसाब से डिवीज़न हुआ था। एग्जाम में मैनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सब गलतियाँ यहीं कर देते हैं। कास्ट के हिसाब से नहीं, क्लास के हिसाब से यहाँ पे सोशल डिवीज़न हुआ था। यहाँ पर अगर आप बात देखोगे तो वुमेन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। वुमेन्स को यहाँ पे परमिशन नहीं थी कि वो पब्लिक असेंबली जो कि आपकी सभा और समिति होती थी इसके अंदर वो यहाँ पे नहीं बैठ सकती थी। उनकी इम्पोर्टेंस कम हो गई। उनको अब सोसाइटी में, जैसे कि मैंने आपको बताया, शूद्र और वुमेन को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाता था। चाइल्ड मैरिज को यहाँ पर कॉमन हो गया। अब यहाँ पे जो शादियाँ हो गई यहाँ पर आप देखोगे चाइल्ड मैरिज होगा। रीमैरिज को हटा दिया गया, सती प्रथा को इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है,
यहाँ पे मतलब वुमेन्स की, औरतों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। सब अर्ली वैदिक पीरियड में जितना अच्छा था, लेटर वैदिक में सब उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो व्यवसाय के आधार पर जो यहाँ पे ट्रेड होते थे, उनका जो ऑक्यूपेशन आप देखोगे, उनकी उपजाति जैसे जैसे उनका आपकी कास्ट होगी, आपकी क्लास होगी, उसके हिसाब से आपको ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा और आपके गोत्र के यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। आपको जितना अच्छा आपका कास्ट होगा या क्लास होगा, उतनी अच्छी पोजीशन होगी आपकी सोसाइटी में। वुमेन की कंडीशन बहुत ही बेकार थी, एजुकेटेड नहीं थी। अर्ली वैदिक में वो पढ़ाई लिखाई भी कर सकती थी, एजुकेटेड थी, सभा समिति, असेंबली हर जगह जा सकती थी। यहाँ पे चाइल्ड मैरिज को इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया गया, सती प्रथा को इम्पोर्टेंस दिया गया। यहाँ पे रीमैरिज नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि देखो सती प्रथा है तो आप समझ सकते हो वहीं पे वो ख़त्म हो जाएंगी, दोबारा शादी नहीं हो सकती। तो सब कुछ लेटर वैदिक में औरतों की कंडीशन हो गई ख़राब। आगे बात करेंगे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन की। यहाँ पर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि को मेन ऑक्यूपेशन माना गया। अर्ली वैदिक पीरियड में हमने देखा था पशुपालन यानी कि आपके पेस्ट्रोलिज्म को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी। वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो दूसरे नंबर पे माना जाता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो मेन ऑक्यूपेशन है वो आपके एग्रीकल्चर को रखा गया। अब यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल वर्क होने लगे, यानी मेटल वर्क, पोट्री, कारपेंट्री वर्क यहाँ पे अब काम होने लगा था। मतलब यहाँ पे धातु का काम, मिट्टी के बर्तन बनाए गए और आपके कारपेंट्री के काम, ये सब यहाँ पे आपके उत्तर वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर के अलावा ये सारे काम भी इस समय होने लगे थे। इन्होंने बेबीलोनियन और सुमेरियन के साथ यहाँ पे क्या करने लगे, फॉरेन ट्रेड करने लगे थे, ठीक है। मतलब अब ये लोग अदर दूसरे एरिया, मतलब वर्ल्ड में अब ये लोगों ने ट्रेड करना शुरू कर दिया था उत्तर वैदिक काल के समय पर। अर्ली वैदिक पीरियड में हमारा सिर्फ एग्रीकल्चर और पेस्ट्रोलिज्म इनका मेन ऑक्यूपेशन था। लेकिन वही मैंने अभी आपको क्या बताया, आप लोगों का लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल में जो इम्पोर्टेंस दी गई वो एग्रीकल्चर के साथ इंडस्ट्रियल वर्क भी शामिल होते हैं, ठीक है। अब ये सारे कामों को भी बढ़ावा दिया गया था। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट होगा आपका धर्म। इस समय के लोग किस रिलीजन में मानते थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि वो लोग मानते थे आपके किस पे, नेचर पे। यहाँ पे प्रजापति यानी क्रिएटर, विष्णु यानी प्रेजर्वर, ये मेन गॉड थे। प्रजापति और आपके विष्णु लेटर वैदिक पीरियड उत्तर वैदिक काल के सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण देवता थे। यहाँ पर इंद्र और अग्नि ने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी थी, जो कि अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे ज़्यादा इन्हें ही महत्वपूर्ण माना गया था। लेकिन अब इनकी महत्वता यानी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। प्रार्थना का महत्व यहाँ पर कम हो गया था, प्रेयर की यहाँ पे कम हो। अब जितने लोग अनुष्ठान बलिदान देंगे, जितने लोग यहाँ पे रिचुअल्स करेंगे, सेक्रीफाइसेस करेंगे, उनको सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला था, ठीक है। आपकी प्रेयर्स, प्रार्थना की इम्पोर्टेंस कर दी गई कम। अब उस समय हमने देखा अर्ली वैदिक पीरियड में कोई भी मंदिर नहीं था, आइडल वर्शिप नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ, अब आपका प्रिस्ट क्लास सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि लोगों ने इनको इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न रहे थे जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्थोडॉक्सी के कारण अब आपका बाद में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आपकी एट द एंड ये इमर्ज हो जाते हैं, इनको बढ़ावा मिलता है, ठीक है। तो अंत में अब आप वैदिक काल के बाद देखोगे तो आपका बौद्ध और जैन धर्म का उदय होता है, जब आपका ये लेटर वैदिक पीरियड यानी वैदिक काल खत्म हो जाता है आपके 600 BC में, यानी 600 ईसा पूर्व में। इसके बाद आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय होता है। तो वैदिक काल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा बुद्धिज़्म और आपका जैनिज़्म, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक हमारा नेक्स्ट होगा। तो ये तो आपका पूरा वैदिक काल था और सारा डिफरेंस मैंने आप सभी को समझा दिया। और जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगी, क्योंकि मैं आप सबको पहले भी बता रही हूँ कि हम लोग जो एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैं टॉपिक वाइज आपको करवाऊंगी, ठीक है। हमने सारे के सारे स्टोन एज कर लिए, पाषाण युग कर लिया, हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कर लिया और आज हमने वैदिक कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आपके बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आएगा। उसके बाद हमारा जनपद, मौर्य, गुप्ता, सातवाहन, सारी चीज़ें हम करेंगे, लेकिन जो भी चीज़ करेंगे सीक्वेंस में करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो ये रहा आपका पूरा वैदिक काल, जो मैंने आपको एक ही वीडियो में कम्प्लीटली बता दिया है। तो अब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
और इसको नोट डाउन करोगे तो बहुत अच्छी बात है। और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो इस तरीके से हमारा वैदिक काल शुरू होता है और ये ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि अब रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्सी यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है। पृष्ठ पावरफुल हो जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम अब भगवान के थ्रू जो पहुँचेंगे वो जरिया जो रास्ता वो हमारे कौन है, पुजारी है यानी कि पृष्ठ है, ऐसा लोगों को लगने लगा था। ठीक है, तो ये कुछ चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस वजह से इस काल के अंत में बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का उदय हुआ, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में कराने वाली हूँ। ऐसी वीडियो में आशा करते हो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई एक ही वीडियो में। कोई डाउट कुछ क्वेरी हो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा, और इसके अलावा आप जो भी कुछ वैदिक काल के बारे में जानते हो तो आप वो कमेंट के थ्रू बता सकते हो। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही या नहीं, और आपको वैदिक काल या वैदिक पीरियड जो ये अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया या नहीं। आप सभी को बता दूँ, आप ये जो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार किया या आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के पर्पस से तैयार किया था। आप इग्नू के स्टूडेंट हो, मास्टर कर रहे हो, या जब आप लोगों का किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा एंट्रेंस के बाद, तो उसके बाद आपको यही सारी चीज़ें पढ़नी है, तो उसमें ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलने ही वाला है। तो आप लोग तब भी इसको पूरा यही लिखोगे, बहुत अच्छा स्कोर करके आने वाले हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हो आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है स्टूडेंट लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, जितने भी सोशल मीडिया पे आप लोग कर सको, अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, इस चैनल को जितना ज़्यादा शेयर करो, चैनल को बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ। ठीक है, इंस्टाग्राम हैंडल है हिस्ट्री एडू पॉइंट, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो हिस्ट्री स्क्वाड विद सिद्धि या हिस्ट्री एडू पॉइंट सर्च कर सकते हो। और आशा करती हूँ आज की वीडियो आप सभी को हेल्पफुल रहेगी। किसी को भी हिस्ट्री के लिए पेड क्लासेस लेनी हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव की, या फिर आप इग्नू के या फिर BA MA या किसी भी हिस्ट्री के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोगों को पेड क्लासेस लेनी है तो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, वहाँ पे क्लासेस हिंदी इंग्लिश सब में होगी, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।